पूरे यूके यूरोप को आज एक ख़ास मुलाकात में मैं बलजिंदर सिंह राठौर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत के भविष्य की और इस विषय को लेकर मेरे पास आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वेंकैया नायडू मेरे साथ हैं। आपको जी अभिनंदन करते हैं एमए टीवी के ऊपर। धन्यवाद जी। Venkaya Saab, you have a long career within the politics. You had seen the ups and downs of the nation itself, of the party itself. I would like to start from the beginning, from your college time, when you initially thought you should be the part of politics. I mean, what oriented you? You came from Nellore district, Andhra Pradesh, and from that district, coming to Andhra politics, how would you describe your initial, because the people around Europe, I want them to know about Naidu Saab. मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में नेल्लूर ज़िले में हुआ, एक गांव में। मेरे पिताजी माताजी साधारण किसान परिवार है। मेरा परिवार में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था उस समय। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय एक पहलवान ने एक स्टूडेंट को पीटा है सिनेमा हॉल के सामने। वो सिनेमा हॉल का मालिक है। उस समय सब लोग वो पहलवान से डरते थे। शहर में उनका नाम था नेल्लूर में। उस समय मैंने सोचा बहुत अन्याय है स्टूडेंट के साथ ऐसा करना, इसलिए मैंने बाकी स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके थिएटर वहाँ गए और इनसे पूछा, तो उन्होंने हमको भगा दिया वहाँ से। अगला दिन मैंने पूरा ज़िले से यूथ को मोबिलाइज करके थिएटर के सामने प्रदर्शन किया। बहुत हंगामा हुआ, पूरा ज़िले में हड़ताल हुआ। उसके बाद फिर सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। वो पहली बार था मुझे ऐसा पब्लिक लाइफ में, मैंने स्टूडेंट लाइफ में आना। और मैं बचपन में कबड्डी खेलते थे, कबड्डी और खो खो। मुझे बहुत शौक़ था कबड्डी खेलने में। तो किसी ने मुझे कहा एक जगह है यहाँ, वहाँ अच्छा कबड्डी खेलते हैं लोग, आप भी वहाँ आके खेल सकते। मैं वहाँ गया। कुछ लोग वहाँ कबड्डी खेल रहे थे। एक सामने एक छोटा सा पोल, उसके ऊपर एक फ्लैग था भगवा ध्वज जैसा। मुझे समझ में आया क्या है, नहीं आया। तो वहाँ एक सज्जन था, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कबड्डी खेलना चाहते। मैंने कहा खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ। कबड्डी खेला। फिर बाद में उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और अंत में कह रहे थे भारत माता के जय। मुझे सचमुच में उस समय ये क्या है मालूम नहीं था। बाद में मालूम पड़ा ये आरएसएस का ब्रांच हर एक दिन वहाँ शाखा चलते हैं और शाखा में लोग कबड्डी खो खो आदि खेलते थे। तो मैं धीरे धीरे वहाँ जाना शुरू किया, फिर कबड्डी खेलना शुरू किया, उन लोगों से मिलना जुलना। फिर वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे पहले दिन बुलाया, उनका नाम है दुर्गा प्रसाद जी, आरएसएस का एक विभाग प्रचारक है। उन्होंने मुझे आरएसएस के बारे में बताया। फिर बहुत प्यार से बात किया। धीरे धीरे मेरा संपर्क उनसे बढ़ गया और बाद में मैं आरएसएस में शामिल हो गया। शामिल मैंने कोई सदस्यता नहीं था। और वहाँ से मैं विशाखापट्टनम जाके यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिट किया। तो उस समय यूनिवर्सिटी में जय आंध्रा मूवमेंट, आंध्र प्रदेश में अलग प्रदेश होना चाहिए, ऐसा एक मूवमेंट चल रहे थे। स्टूडेंट्स ने मुझे उस समय स्टूडेंट यूनियन का एक नेता के रूप में चयन किया। फिर पूरा प्रदेश में मैंने घूमा। सीनियर नेताओं के साथ मेरा संपर्क आया, भाषण देना शुरू किया धीरे धीरे। और बीच में मैंने जयप्रकाश नारायण जी के बारे में सुना और जयप्रकाश नारायण जी को मैंने मेरा बाकी साथियों से बातचीत करके उनको एक बार यूनिवर्सिटी में हमने आमंत्रित किया और यूनिवर्सिटी को संबोधित करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी में आया जयप्रकाश नारायण, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स आया। हम सब लोग उनका भाषण से बहुत प्रभावित हुआ। तो हो गया। बाद में इमरजेंसी लगा। इमरजेंसी में मुझे गिरफ्तार किया मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो हमको समझ में नहीं आया हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे। उसमें डिटेंशन आर्डर में लिखा है आपने जेपी को, जयप्रकाश नारायण को यूनिवर्सिटी में बुलाया आंदोलन खड़ा करने के लिए, इसलिए आपको गिरफ्तारी कर रहे। मुझे आश्चर्य लगा। फिर मैं 17.5 महीने जेल में था उस उम्र में। तो जब जेल में गया, जेल में आपस में बातचीत करना, बाकी नेताओं से मिलना, वहाँ बहुत जनसंघ का नेता, बहुत नक्सल का नेता, कुछ स्वतंत्र पार्टी का नेता और कुछ समाज में प्रतिष्ठा रहने वाले लोगों भी था। उन लोगों के साथ परिचय कीचय हुआ। उस समय मेरा मन में आया कि इंदिरा गांधी जी ने हमको अननेसेसरी गिरफ्तार किया, जेल में डाला बिना कारण। हमने कोई पाप किया नहीं, इसलिए राजनीति में आके इनको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा मनोबल बढ़ गया जेल में। उसी कारण से मैं राजनीति में आया। जब जेल से हमको छोड़ दिया
17.5 महीने के बाद इमरजेंसी हटाया, चुनाव हुआ। उस समय जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया, हर एक स्टेट में कम से कम एक युवा नेता को टिकट देना चाहिए लोकसभा के लिए। उस समय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, वर्ल्ड कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी सब शामिल मिलकर जनता पार्टी बन गया। तो लोगों ने वहाँ का तेनेडी विश्वनाथम बड़ा फ्रीडम फाइटर है, वो जनता पार्टी का चेयरमैन था, और नीलम संजीव रेड्डी पूर्व राष्ट्रपति, वो भी आंध्र से। उन दोनों ने टिकट देते समय लोगों से पूछताछ करके स्टूडेंट लीडर के रूप में वेंकैया नायडू को देना बेहतर होगा, ऐसा सोच के मुझे टिकट दिया। मुझे आश्चर्य लगा, मैं तो कभी राजनीति में नहीं था, कोई पार्टी का सदस्य भी नहीं था। अचानक जेल से बाहर आना और लोकसभा चुनाव लड़ना कम उम्र में। मैं 77 में चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से हार गया उस समय, मगर पब्लिक को देखा मैंने, इतना खूब लोग सपोर्ट कर रहे जनता पार्टी। हर एक गांव में जय जनता माने जय जय जनता ऐसा नारा दे रहे थे सब लोग। आपकी शुरुआत वो जो थिएटर की जो लड़ाई थी, एक नाइंसाफ़ी देखी है, एक अन सोशल एलिमेंट्स को आपने देखा करते हुए, वहाँ से शुरू होके आरएसएस से होते हुए आप जो है पॉलिटिक्स में आए। इस दौरान आपने मैं आंध्रा की भी मैं थोड़ी सी जो बेसिक समस्याएं हैं, चाहे वो मायावाद को लेके है या वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट को लेके, उससे निजात पाना और नेशनल पॉलिटिक्स पे कंसंट्रेट करना, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं कि जो हमारी लोकल, क्योंकि आज नेशनल पार्टीज़ को भी देखें, वो उनको भी जो है जो अलग अलग स्टेट्स की पार्टियों के साथ मिलकर तभी जाके जो है, चाहे एनडीए हो या यूपी हो, सरकारों को एक साथ लेना पड़ता है। नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर हमारी जो है पार्टियाँ उतनी मजबूत नहीं हो पाती, उनको बैसाखियाँ लेनी पड़ती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की। स्टेट्स को मजबूत करना और उसके साथ नेशन को मजबूत करना। आंध्रा से शुरू करते हैं सर, वहाँ का जो आपकी रीजनल समस्याएं हैं एक्सट्रीमिस्ट की, उसके बारे में आप क्या करेंगे? ये माओवादी समस्या बहुत गंभीरता फैले, थोड़ा एनटी रामाराव जी के ज़माने में, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू और राजशेखर रेड्डी के ज़माने में वो थोड़ी मात्रा में काबू में आया। आप अभी देख रही है तो नक्सलवाद का समस्या अभी आंध्र प्रदेश में थोड़ा कम हो गया, मगर सभी नेता, माओइस्ट पार्टी का सभी नेता, वो सब आंध्र से है। वो लोग आंध्र से बाहर जाके उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने एक कमेटी बनाया, पहले पीपल्स वार ग्रुप होते थे, फिर बाद में अलग अलग पार्टियाँ, वो सब एक होकर माओइस्ट पार्टी बनाया। आंध्र में आज का इस समस्या थोड़ा कम है। जब मैं बचपन में जेल गया तो उस समय मैं जेल में नक्सलवादी नेताओं से भी मिला। वो लोग जो गीत गा रहे थे, बहुत क्रांतिकारी गीत, ऐसा वो तो देख के थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा टेम्पररी आकर्षण हुआ। कारण क्या है, अन्याय के साथ लड़ना। और वो पहलवान का वो तो एपिसोड मुझे याद भी आते थे, अरे भाई अन्याय के साथ लड़ना है। मगर धीरे धीरे 17 महीने में जो जेल में मैं था, इनका सिद्धांत, इनका विचारधारा सुनने के बाद मुझे लगा ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, आरएसएस में आने के कारण से थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर देश के बारे में, देशभक्ति, भारत माता के बारे में, हमारा देश के सामने जो चुनौतियाँ है उसके बारे में एक नेशनलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए, ये इम्प्रेशन मेरा मन में बैठ गया। साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण जी भी, उन्होंने भी एक राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन शुरू किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में, उसके बाद जेपी आंदोलन बिहार में 1974 में, तो वो भी मेरा मन में थोड़ा बहुत प्रभाव किया है। उस कारण से एक आरएसएस, दूसरा स्टूडेंट मूवमेंट, तीसरा जेपी आंदोलन, इन सभी समस्याओं के कारण से मेरा नज़र में ऐसा आया, अरे भाई इसके समाधान केवल राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिकल पार्टी से कर सकते। जब मैं राजनीति में आने के लिए शुरू किया, उस समय हमारा इलाका में जो कांग्रेस नेता लोग थे, मेरा गांव में, मेरा परिवार में उनका अच्छा संबंध था। एक मंत्री जी था आनम वेंकट रेड्डी नाम का, उनका लड़का भी आंध्र प्रदेश में वित्त मंत्री है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, अरे भाई जाके उस पार्टी में जा रहा हो तुम, जनसंघ, वो कभी सत्ता में आएगा नहीं, वो तो उत्तर भारतीय पार्टी है, हिंदी पार्टी है, हिंदुओं का पार्टी है। और अंत में उन्होंने कहा कि शाकाहारी पार्टी है, वो मजाक में।
आपने ये बहुत अच्छी बात की कि एक तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय सेवा संघ। जब राष्ट्र की बात आती है तो केवल फिर हम किसी एक धर्म तक जो है संबोधित नहीं हो सकते हैं। उसमें फिर राष्ट्र का हर धर्म, हर भाषा, हर प्रदेश को शामिल करना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रीय सेवा संघ जो है उसमें हिंदुत्व को प्रधान माना गया है। उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको किस किस्म का जो कोई डाउट रहे। तो असली सिद्धांत क्या है राष्ट्रीय सेवा संघ? और आप ये हिंदू शब्द है ना, ये कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, नैरो रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से जो हमारा पूर्वजों ने जिया और दिया हमको विरासत में, वही हिंदुत्व है। बिल्कुल सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सभ्यता है, एक एक परंपरा है। हिंदू इज नॉट ए रिलीजियन, इट्स ए कल्चर। हिंदुत्व इज द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। हिंदू में अलग अलग लोग होता है। इस देश में जो मुसलमान है, इस देश में क्रिश्चियन है, वो लोग भी पहले हिंदू होता ना। बाद में मज़हब अलग हो गया, मगर धर्म एक ही है। मेरा कहना है हमारा देश में रहने वाले सब लोग हिंदू है। हिंदू देश, इसका नाम आपने बचपन में क्या पढ़ा मुझे मालूम नहीं, मेरा बचपन में पढ़ा है हिंदू देश, हिंदू देश का इतिहास। हिंदुत्व कहते हैं हम उस सिंधु घाटी की सभ्यता से Yes. पूरा जो है वो सब लोग हैं। इसलिए एक कोई नैरो कंसेप्ट नहीं है। आप देखिए अगस्त 15 को जय हिंद कहते, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग जय हिंद कहते। इसका अर्थ यह है कि हिंदुओं को जय, अन्य लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है ना। हिंदुत्व हिंदू इस देश का नाम है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT वॉच, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL कंपनी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड शिपिंग कंपनी, हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार, ये सब हिंदू नाम ऐसे है ना। हिंदू अखबार भी है इंडिया में। बिल्कुल, मैंने खुद जो है 26 जनवरी की परेड्स को लीड कर चुका हूँ। और खैर राष्ट्रीय सम्मान की बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली की तरफ। आज के दौर की बात करूँ या थोड़ा सा मैं पहले की बात करूँ कि मुग़लों के समय में बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब, ये ख़ानदान जो है दिल्ली पे राज करता रहा। फिर उसके बाद मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ चले गए, फिर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और अब जो है राहुल गांधी जी। स्टेट्स में देख लें प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और उधर यादव परिवार। तो ये परिवारों से जो है हमारी राजनीति नहीं निकल पाई भारत की। ये इसको आप क्या कहना चाहिए? वो रजवाड़ों वाली जो हमारी सोच है वो वहीं की वहीं खड़ी है। नहीं, सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी नेता का लड़का लड़की पॉलिटिक्स में नहीं आना, ये मेरा मत नहीं है, मगर उनको पार्टी में शामिल होके नीचे स्तर पर काम करके स्टेप बाय स्टेप डेवलप होके बाद में MP बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई आपत्ति नहीं है। मगर इस देश का दुर्भाग्य है, डायनास्टी अकॉर्डिंग टू मी इज नेस्टी इन डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली टेस्टी टू सम पीपल इन दिस कंट्री। ये परिवारवाद है ना, ये देश के हित में नहीं है। और व्यक्ति का कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट के हिसाब से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको चुनाव में जिताना चाहिए, नहीं तो हराना चाहिए, ये मेरा मत है। मगर भारत में एक कमज़ोरी है, जैसा आपने कहा, राज परिवार के कारण से एक कमज़ोरी आया, ये परिवारवाद, उस कारण से पॉलिटिकल पार्टीज। मगर ये हमारा सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। हम कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट के नाते लोगों को चयन करते। आपने देखा होगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उनका परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, उनका परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। हम लोग जो पार्टी में काम कर रहे हैं, हम सब लोग सेकंड जनरेशन लोग, हमारा भी कोई पार्टी में, पॉलिटिक्स में आना नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। पॉलिटिक्स में आके एकदम उस पार्टी का अध्यक्ष बनाना, अभी आपने बताया ना जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर राजीव गांधी, उसके बाद अभी वो लोग चाह रहे राहुल गांधी। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना अनुभव है, इन्होंने कितना अध्ययन किया भारत का राजनीति के बारे में और जनता का समस्याओं के बारे में, वो नहीं देख रहे कुछ, केवल उनका परिवार का है लोग, इसलिए ये इनको प्रोत्साहन करना ये गलत है। आपने नाम लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का। आज की तारीख में भीष्म पितामह कहा जाता है आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी का। और काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी आडवाणी साहब को, मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो है घोषित करने के लिए। भीष्म पितामह जो है ना चाहते हुए कौरवों की तरफ से लड़े थे। आज कहाँ खड़े हैं हम? कौरवों के साथ हैं या पांडवों के साथ हैं? सवाल नहीं है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी का वरिष्ठ नेता है,
हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पार्टी में जो राजनाथ सिंह जी हो, नहीं तो सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, नरेंद्र मोदी हो, सुशील मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, इस सब लोगों को पहचान के प्रोत्साहन दे के यहाँ तक राजनीति में लाने वाले व्यक्ति श्री लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमेशा विचारधारा के ओर ज़्यादा जोर देते थे और उन्होंने आदर्श के साथ आदर्श व्यवहार के बारे में ज़्यादा जोर देते थे। हम सब लोगों को प्रोत्साहन करके यहाँ तक लाया श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। अभी साथ ही साथ आपने जो सवाल पूछा ना, ये भी एक गलत मैसेज गया, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में और विदेशों में भी। श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी नरेंद्र भाई के खिलाफ है, ये गलत है। आडवाणी जी ने इतना ही कहा, अभी देखो ये चुनाव जो प्रदेशों में हो रहा है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, ये चुनाव होने के बाद आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का घोषणा करें तो अच्छा होगा। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दा और प्रदेश का नेतृत्व का प्रमुख प्रभाव होंगे, इसलिए ये होने दीजिए, उसके बाद हम घोषणा करेंगे, ऐसा हम लोगों को कहा उन्होंने। पब्लिकली भी कहा, प्राइवेटली भी कहा। मगर हमने जो बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, हम लोग बैठे, हम लोग ने विचार किया, विचार करने के बाद हमको ऐसा लगा इनको तुरंत घोषणा करना चाहिए। कारण क्या है, देश बहुत बड़ा है, 120 करोड़ आबादी है, 600 डिस्ट्रिक्ट्स है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग समस्या है, अलग अलग चुनौतियां है। उन सब इलाके में पहुंचना, उनको प्रभावित करना कोई मामूली विषय नहीं है। आपका टेलीविज़न चैनल, नहीं तो हमारा अखबार, नहीं तो हमारा सोशल मीडिया, ये सब केवल 50% तक पहुंचते। बाकी जो 50% लोग जो नीचे लेवल पे है, अनपढ़ लोग है, ग्रामीण लोग है और अलग काम करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए समय चाहिए। और साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पहले इन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बहुत कुछ बोला, बाद में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला इन लोगों ने, जो आजकल प्रशंसा कर रहे हैं ना हमारा आपस में झगड़ा करने के लिए। और नरेंद्र भाई के खिलाफ भी वो लोग बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। हमने सोचा इसको एक्सपोज करने के लिए और देश भर में संदेशा पहुंचने के लिए तुरंत निर्णय करना उचित होगा, ऐसा निर्णय किया हमने। आडवाणी जी भी इसको स्वीकार किया। आपने देखा होगा अगला दिन वो रायपुर गए थे, छत्तीसगढ़, वहाँ से उन्होंने प्रशंसा किया। उसके बाद अगला दिन उनका जन्मदिन था नरेंद्र भाई मोदी का, उन्होंने उस जन्मदिन के अवसर पर आशीर्वाद दिया। आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस पार्टी का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति अभी भी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी है। सत्ता में कांग्रेस है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जो देश को दिए हैं, मतलब तकरीबन 3 बार ऐसा हुआ है कि जो 10 साल से अधिक उन्होंने जो है प्रधानमंत्री का जो टेन्योर है पूरा किया है। ऐसा कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी से ये जो समयकालीन वाली बात है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5-6 साल अच्छे निकाले, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों की तुलना में यंग है और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे आया। और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले लोग कहते थे नेहरू परिवार के अलावा कोई राज नहीं कर सकते और सरकार बनाए तो भी ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी पहली असली गैर कांग्रेस नेता है जिन्होंने 23 पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर 5 साल स्थिर सरकार दिया, अच्छा काम करके दिखाया। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविज़न कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी करके दिखाया उन्होंने। तो इसलिए उनका स्वास्थ्य के कारण से आज वो एक्टिव नहीं है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उस स्थान पर पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। कुछ लोग कह रहे हैं तीसरा मोर्चा आएगा, थर्ड फ्रंट होगा, फेडरल फ्रंट होगा, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये क्षेत्रीय दल क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करना संभव नहीं है। अनुभव भी बता रहे, आपने देखा होगा नेशनल फ्रंट एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, नेशनल फ्रंट नोशनल फ्रंट निकला, बाद में यूनाइटेड फ्रंट आया, वो यूनाइटेड फ्रंट डिवाइड फ्रंट हो गया। गुजरात जी का और हमारा देवगौड़ा जी का सरकार हमने देखा है। अभी जो बात कर रहे हैं ना ये लोग, तीसरा मोर्चा आएगा, मुलायम सिंह जी, कभी कभी मुलायम सिंह जी कहते हैं मैं तीसरा मोर्चा बनाऊंगा, वो लोग कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। अभी मैंने पार्लियामेंट में एक दिन बोला है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके पार्टी ये दिन में आलोचना करते कांग्रेस का, शाम को कांग्रेस को समर्थन करते। सो इसलिए मैंने कहा उनको 3 सूत्र कार्यक्रम है, सुबह वॉकआउट, सुबह टॉकआउट, दोपहर में वॉकआउट, इवनिंग बेल आउट, ये कार्यक्रम है। इसलिए इन लोगों को विश्वसनीयता नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये नेतृत्व करने वाले सवाल नहीं है। और तीसरा आप देखिए तमिलनाडु में डीएमके एडीएमके एक साथ नहीं चल सकते,
कर्नाटक यहाँ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये सॉरी वेस्ट बंगाल में तृणमूल और वामपंथी एक साथ नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं जा सकते। बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू जी एक साथ नहीं जा सकते। फिर तीसरा मोर्चा कहाँ से आएगा? इसलिए एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले चुनाव में बीजेपी नरेंद्र भाई के नेतृत्व में स्पष्ट रूप में बहुमत पाएगा और एक स्थिर सरकार देंगे। जैसा आप कह रहे हैं ना, नरेंद्र भाई का उम्र भी कम है बाकी नेताओं की तुलना में, इसलिए ज़्यादा दिन वो सरकार चला सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना कोई लंबी चौड़ी स्पीच दिए, बिना कुछ ज़्यादा बोले, ना संसद से बाहर, ना प्रेस में, ना नेशनल लेवल पर, वो 10 साल तक सरकार चला सकते हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी में हम देखें तो बोलने वाले बुलारे जो हैं और टू द पॉइंट डिस्कशन करने वाले जो है नेता बहुत हैं। बिना बोले 10 साल नेशन को कैसे चलाया जा सकता है? वो सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थिति के अनुसार स्थानीय स्तर पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो कांग्रेस से ज़्यादा कंफर्टेबल था। और आपने देखा होगा सरकार चलने के लिए पहले 5 साल वामपंथियों ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को सपोर्ट दिया। उस समय बहुत नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को, वामपंथियों के समर्थन से 5 साल चला। उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी है, जैसा मैंने कहा, डीएमके सीबीआई केसेस है, एसपी सीबीआई केसेस है, मायावती सीबीआई केसेस है, उस कारण से ये लोग साथ देना उनके लिए ज़रूरी पड़ा। अदरवाइज़ वो मजबूरी में किया है, मगर उन्होंने देश के हित में नहीं सोचा। और भाई सरकार केवल चलाने के लिए क्या मतलब है? अभी आप लोग देख रहे हैं, जैसा आप लोग कहते हैं मनमोहन सिंह जी एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम, मोंटेक सिंह आलूवालिया सब इकोनॉमिस्ट बैठे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य छोड़ा 2004 में 8.4% ग्रोथ रेट, अभी वो 5% तक नीचे आया। वाजपेयी जी ने जब सत्ता छोड़ा उस समय 4.2% इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन 10% है, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट के अंदर। और इकोनॉमी का वाजपेयी जी के ज़माने में हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज, लोएस्ट इन्फ्लेशन, नो लाइन, नो क्यू, नो वेटिंग लिस्ट, नो शॉर्टेज, नो ब्लैक मार्केट। अभी देश में महंगाई बढ़ रही है दिन दिन, आतंकवाद बढ़ रहे, बेरोजगारी बढ़ रहे, पाकिस्तान भारत में विद्रोह करने के लिए आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे, पाकिस्तान इज़ एडिंग, अबिटिंग, फंडिंग, ट्रेनिंग टेररिस्ट इन द कंट्री। सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, रुपये का गिरावट हो रहे। आप लोगों ने देखा होगा देश में दुनिया भर में भारत का मजाक हो रहे, डॉलर एक्सकलेटर में, रुपी वेंटिलेटर में, सरकार आईसीयू में, ये स्थिति आ गया। इसलिए सरकार कितना दिन चले वो विषय नहीं है, कितना अच्छा काम किया, लोगों को कितना राहत दिया, कितना देश को भला किया, ये मुख्य विषय है। मतलब आप क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते, क्वालिटी में बिलीव करते हैं। नाइडू साहब, आप डेवलपमेंट को मेन मुद्दा बना के अगली इलेक्शन में जा रहे हैं। क्या हमारा एक आम भारत का नागरिक और बाहर विदेशों में बसने वाले जो हमारे एनआरआई हैं, वो क्या प्रोग्रेशन, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है यहाँ से लोग थोड़ा सा उनके मन में एक भय रहता है कि हम भारत में इन्वेस्ट करें या ना करें, किस प्रकार से आप प्रोत्साहन दे सकते हैं एनआरआईज को? ये अनुमान क्यों, कल भी बहुत लोग मुझे मिला, वो सब लोग चाहते, देश में भी नरेंद्र भाई का एक विषय बताऊं मैं, क्यों नरेंद्र भाई का इतना आकर्षण, लोग चाह रहे हैं ये पॉलिसी पैरालिसिस खत्म होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप खत्म होना चाहिए। इसलिए एकमात्र नेता उनका नज़र में नरेंद्र भाई, मैंने कहा नरेंद्र मोदी माने 3D, डिसिसिव, डायनामिक एंड डेवलपमेंट। लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो देश का, इसलिए देश में डेवलपमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट दे रहे हैं लोगों को। हमारा मेन मुद्दा है विकास और सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, दैट इज गोइंग टू बी आवर फोकस। केवल बात करने से होगा नहीं, प्रवचन देने से होगा नहीं। हमने गुजरात में दिखाया, मध्य प्रदेश में दिखाया। आपका जानकारी के लिए, आपका जो ब्रिटिश यूके में रहने वाले जो लोग देख रहे हैं टेलीविजन चैनल आपका, उनके लिए बता रहा हूँ मैं, 18.92% agriculture growth in Madhya Pradesh. 18 point. You know the national average of agriculture growth. Last year it was 1.9%. This year it is 2.3%. 2.3% Indian average. Madhya Pradesh, backward state, is 18.92%. Gujarat continuously for the last 10 years 10 to 12%. Chhattisgarh 10 to 12%. That is how the BJP makes the difference. Planning Commission ने भी 20 point program में, गरीबी निर्मूलन में, मकान का निर्माण में बीजेपी शासित प्रदेशों को उन्होंने पहला ग्रेडिंग दिया। इसलिए हमारा कमिटमेंट यह है एनआरआईएस को जो
विदेश में रहने वाले भारतीयों को आप लोग आ जाइए, इन्वेस्ट करिए। गवर्नमेंट आपका जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को समाधान करेंगे, इसलिए लोग आके गुजरात में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रतन टाटा, आइकॉन ऑफ इंडस्ट्री, ने इस बीच में कहा है द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन इंडिया। कारण क्या है? अनसर्टेनिटी। कारण क्या है? राइट हैंड प्रपोजेस, लेफ्ट हैंड अपोजेस, माइंड डिस्पोजेस। ये है भारत में। दाहिने हाथ कुछ प्रपोज करते, बाएं हाथ अपोज करते, दिमाग खराब करते। जोक है इंडिया में, पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। ये पहले था, अभी सिचुएशन बदल गया। पीएम प्रिसाइड्स, नोबडी डिसाइड्स, नथिंग इज हैपनिंग। इसलिए एक डिसिसिव लीडरशिप आएगा, देंगे हम देश को, और एक डेवलपमेंट एजेंडा। भारत में सब कुछ है, वो सब कुछ है, तो उसको प्रोत्साहन दे के, उनको एंकरेज करके, उनका स्किल अपग्रेडेशन करके आगे बढ़ने के लिए जो मदद करना चाहिए, वो मदद भारतीय जनता पार्टी का सरकार करेगा। भारत एक ज़माने में विश्व गुरु कह रहे थे, भारत को दोबारा एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का भारत को कैपेसिटी है, कैलिबर है। हम उस दिशा में देश को आगे ले जाएंगे। खैर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, यही उम्मीद हम करते हैं। लेकिन किसी भी डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो सर, उसको करप्शन जो है घृण की तरह खाती है। ये हम पिछले अगर इस दहाके में देखें तो दुनिया भर के जो इल्ज़ाम अलग अलग कंपनियों से लगाए गए हैं, करप्शन बेस रूट से लेके टॉप लेवल तक है। इसमें सर भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है इस चीज़ को ख़त्म करने में? पॉलिटिकल विल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आपने देखा होगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर एक भी आरोप नहीं आया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर एक भी आरोप नहीं आया। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात में कहते हैं साहब ये खाते नहीं और किसी को खाने देते नहीं। ये कुछ लोग का शिकायत है नरेंद्र मोदी के बारे में। इसलिए हमारा कमिटमेंट ये है लोगों में, आपने जैसा कहा, करप्शन इज ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ आवर डेवलपमेंट। दैट बीइंग द केस, वी मस्ट फाइट आउट करप्शन, वी मस्ट बी गिव ए करप्ट फ्री गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया कानून लाया, गुजरात भी लाया। क्या है? पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। सब कुछ है मगर लोगों तक नहीं पहुंच रहे। डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव करना, और जो डिले होता है ब्यूरोक्रेटिक डिले, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना, और सरकार मिनिमम हस्तक्षेप करना, सरकार मिनिमम हस्तक्षेप करना और मदद करने के लिए सोचना। मगर हमारा देश में सिस्टम्स ऐसा है, सरकार हमेशा अड़चन डालते हैं। इसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेंगे। इन जनरल सर, कम्युनल की बात करूं मैं, आपका पास समय बहुत थोड़ा है, लेकिन फाइनल मैं उस पर आ रहा हूं। कम्युनिटी को, कम्युनल्स को, अलग अलग धर्मों को एक साथ बांध के रखने में किस प्रकार से मतलब हम काम कर सकते हैं? बात हम सिखिज़म की करें, क्रिश्चियनिटी की करें, कि मुसलमान जो अभी मुजफ्फरनगर में हुआ, ये सारी बातें अपने आप में समस्याएं हैं, और इन सभी धर्मों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जोड़ सकती है? इसका एकमात्र समाधान है वोट बैंक पॉलिटिक्स समाप्त करना। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, forward or backward, we are all one. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one nation, we are one people. Religion is a way of worship, but culture is a way of living. Appeasement of none and justice for all. That is the policy of the BJP. We never discriminate the people against any religion. We encouraged Abdul Kalam as the President of India. Earlier we have supported Professor G.S. Well as the President of India. So nobody need to give us certificates. In Gujarat, where people are now debating and discussing, for the last 10 years, there is no curfew even for 5 minutes in the state of Gujarat. The per capita income of Muslims in Gujarat is highest in the Indian states. So we have our own track record. We will assure everybody there won't be any discrimination whatsoever. Everybody will be given an opportunity. We will take care of 120 crore population of India. We don't discriminate them on the basis of their religion. So your final message to all our NRIs watching in UK and in Europe? My appeal to all the NRIs watching this television channel in Europe, don't lose your heart. India will again revert back, it will rebound. It has the potentiality to become a strong nation. What is required is a strong leadership that will be available in the coming elections. I request you all to come and join the campaign during election in India. Contact with your relatives. I have an advice to the youngsters who have come from India. I have a 3-point program: learn, earn and return. धन्यवाद जी, आपने एक मुझे अच्छा मौका दिया यहाँ का यूके में रहने वाले भारतीयों के साथ उनसे बात करने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टीवी चैनल को शुभकामनाएं।